3 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट भी रखी है उसमें भी चैप्टर नंबर 3 आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो मेक श्योर चैप्टर नंबर 3 आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो. यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेसिकली आर देयर विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 3, राइट? So without wasting your time, without further ado, let's start. So I'm sharing screen with you people. So till then, how's your preparation going on? And if you have some questions, you can put your questions. I'll make sure that I answer all of your questions, right? So I'm sharing your screen with you. तो आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 3 जो है ना, दैट इज बेसिकली अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. चैप्टर का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, राइट? अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसे 230 है. ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है. देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर न्यूली एडेड. तो मैंने पूरी बुकलेट बनाई है जहां पे मैंने इस एग्जाम के तरह कौन से नए एडेड टॉपिक्स है, उसके तरह क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सारी चीजें वहां पे ऐड की गई है. यू कैन लाइक गो थ्रू इट. अभी हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 3. सो इफ आई शेयर यू, या सो द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ व्हाट एवर यू डू देयर हैज टू बी अ डॉक्यूमेंटेशन. आप जो कुछ भी करते हो ना उसका क्या करने का, डॉक्यूमेंटेशन. तो सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ इज व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, राइट? तो मीनिंग पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो सबसे पहले लोग बोलते हैं इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, द रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन रीच. मैंने जितने भी प्रोसीजर की, वो प्रोसीजर करते हुए जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए और वो एविडेंस के तरह जो जो कंक्लूजन्स बनाए, ये तीनों चीज का जब मैं रिकॉर्ड बनाता हूं तो उस रिकॉर्ड को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अरे ये डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है, ये क्यों बनाने का? क्योंकि ये एविडेंस देता है. एट द एंड ऑफ द डे मेरा कोर्ट में केस चलता है, मेरे को कोई बोलता है कि आपने क्या काम किया, तो सबके लिए सबूत की तरह क्या यूजफुल हो सकता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ना सिर्फ ये, बट दूसरे पॉइंट में अगर आप देखते हो तो मुझे आगे की प्रोसीजर प्लान करनी है, तो आगे की चीजें भी मैं किसके थ्रू प्लान कर सकता हूं, डॉक्यूमेंटेशन, राइट? एंड फाइनली तीसरे पॉइंट में लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका बेसिकली पर्पस क्या है. एक्चुअली वर्ड पर्पस यूज किया है, बट देन दे आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, राइट? तो डॉक्यूमेंटेशन बनाने से आप आगे की चीजें प्लान कर पाओगे, आप सुपरवाइज कर पाओगे, आप कौन बंदा अकाउंटेबल है उसका आपको पता चलेगा, आपको आगे की चीजों के लिए रिकॉर्ड रहेगा, राइट? क्वालिटी रिव्यूअर जब आपके यहाँ पे आता है तो आप उस बंदे को पता चलता है आपने सही काम किया है कि नहीं, राइट? एंड एक्सटर्नल रिव्यू भी अगर आपको करना है, किसी और को एक्सटर्नल रिव्यू करना है, सो इन एवरी केस द डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स द मेजर पार्ट. अच्छा, अभी जो पार्ट है ना, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, ये वाले पार्ट में इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 3 में एक नया टॉपिक ऐड किया है जो मैंने आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में दिया है. एंड देयर इज अ फेयर चांस कि वो सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 230 आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. और उसमें जितनी भी चीजें नहीं आई है, लाइक गांठ बांध के रख लो, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही, राइट? सो दैट्स वेयर फॉर्म कंटेंट के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक आपके मॉड्यूल में ऐड किया गया है. यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज वो सेपरेट जितने भी टॉपिक था उसके मैंने सेपरेट नोट बनाया है. सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल चार्ट बुक, बट आई विल ऐड दैट राइट इन अ मीनवाइल. सो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको जो बनाना है वो डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट और कितनी हद तक बनाना चाहिए. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कितना फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स. कौन से फैक्टर? तो यहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स दिए, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, रिस्क कितना है, आपको पता है ना, रिस्क ज्यादा, हाँ तो प्रोसीजर ज्यादा करेंगे, प्रोसीजर ज्यादा करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा रहेगा. सेम वे कितने एविडेंस आपको मिल रहे हैं, नेचर एक्सेप्शन, एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड. अगर एक्सेप्शंस ज्यादा आइडेंटिफाइड हुए, मतलब कि इश्यूज या तो नॉन चीजें जो है वो ज्यादा आइडेंटिफाइड की है, तो ऑब्वियसली उसको रीवेरीफाई करने की, उसके वैलिडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा एविडेंस चाहिए. एंड फाइनली आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, कौन से टूल्स यूज किए हैं. सो दिस आर ऑल बेसिकली फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच, क्वेश्चन क्या आएगा, फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिसाइड द फॉर्म, द कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तीसरा जो कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली ऑडिट फाइल.
पूरे साल में हमने जो जो अलग अलग कागजात इकट्ठा किए होते हैं उसको हम पर ईयर पर क्लाइंट के बेस पे इकट्ठा करते हैं, एक बंच बनाते, उस बंच को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये लोग बोलते हैं, पहले उसका डेफिनेशन दिया है, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की तरह 2-3 चीजें आपको याद रखनी है जिसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यू आ सकता है। क्या चीजें पूछ सकते हैं? सबसे पहला तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब these are like random pages that we have created, right? Now institute is asking you as per the SQC1 to collect all those pages within 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर आपको ये सारी चीजें रेडी करके रखनी है। अच्छा, अभी ये जो फाइल बनाया उसमें आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, यस कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने फाइनल फाइल बना दी उसके बाद नहीं कर सकते। तो अप टिल द फाइनल फाइल यू कैन मेक अ चेंज, यू कैन डिलीट सर्टेन थिंग, यू कैन मॉडिफाई सर्टेन थिंग, बट वंस द फाइनल फाइल इज मेड आपको उसको बदलना नहीं चाहिए। एंड फाइनली ये लोग बोलते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया है उसका रिटेंशन पीरियड कितना है, फॉर हाउ मच टाइम यू आर सपोज टू रिटेन दैट, 7 years। ध्यान रखना है, एज कॉन्ट्रास्ट सेक्शन 120 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो 8 साल तक रखने हैं, जबकि ऑडिटर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको 7 साल तक रखने हैं, राइट। देन आप जब ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कई बार आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में इतना बड़ा होता है ना, सो यू मेक अ समरी ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन, राइट, कि भाई अगले साल मैं जाता हूं तो मैं ये 5 बातें देख लूंगा, पूरे एक एक कागज देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने पूरी फाइल बनाई, फाइल के ऊपर 5 पेज का समरी बना दिया। ये समरी जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। समरी जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीशन मेमोरेंडम। एंड फाइनली देयर इज वन टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट द ओनरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, राइट, कि ये डॉक्यूमेंटेशन किसकी मालिकाना हक रहेंगे, ऑब्वियसली ऑडिटर का। तो क्लाइंट आके बोलता है कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन दो, ये तो आपने मेरे लिए बनाया है, राइट। कोई दूसरा ऑडिटर है, ब्रांच ऑडिटर है, जॉइंट ऑडिटर है, कोई और बंदा बोलता है कि मेरे को आपका डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे को देखना है, राइट। एज अ ऑडिटर आई मे एट माय डिस्क्रिशन शो सम ऑफ द पेपर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन टू क्लाइंट और समवन एल्स, बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क इट फ्रॉम माई सेल्फ। उन लोगों का कोई राइट नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे करूं। सो बेसिकली द ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेस्ट विद द ऑडिटर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप ये 5 या 6 मेजर बातें समझते हो कि डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग, नेचर एंड पर्पस क्या है, उसका फॉर्म कंटेंट, उसमें एडिशनल टॉपिक ऐड किया गया है वो आपको ध्यान में रखना है, उसका ऑडिट फाइल वाला कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनरशिप वाला क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। एंड देन देयर इज वन टॉपिक ओवर वेयर दे टॉक अबाउट द प्रोफेशनल जजमेंट, राइट, कि अल्टीमेटली क्या डॉक्यूमेंट करने का, जहां जजमेंट से, राइट, जहां मैनेजमेंट ने जजमेंट ली है, जहां पे ऑडिटर ने जजमेंट ली है, जहां जहां आपने जजमेंट लिए तो जजमेंट कहां लिए और जजमेंट का बेस क्या था, इतनी बातें तो मिनिमम आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। सो दैट्स योर फर्स्ट स्टैंडर्ड SA 230 and that's a audit documentation. Moving forward in this chapter there is another standard which is SA 500 which is again a very important standard. चैप्टर का नाम ही है ऑडिट एविडेंस। देखिए ये चैप्टर में 3 बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये चैप्टर बात करता है सफिशिएंसी एंड ये स्टैंडर्ड बात करता है सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ध्यान रखना, ऑडिट एविडेंस की जो जनरल कंसेप्ट्स है वो चैप्टर नंबर 5 में, सॉरी वो चैप्टर नंबर 3 में SA 500 में है। सारा एविडेंस के रिलेटेड जनरल डिस्कशन चैप्टर नंबर 3 SA 500। तो सबसे पहले हमें 3 बातें समझनी है इसमें। सबसे पहले हम समझ रहे हैं सफिशिएंसी क्या है, दूसरा अप्रोप्रिएटनेस क्या है, तीसरा ऑडिट एविडेंस क्या है। ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, ये लोग बोलते हैं ऑडिट एविडेंस इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर फॉर अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। तो मतलब मेरे ओपिनियन बनाने के लिए, कंक्लूजन पे आने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन मैंने यूज की है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन वुड बी कंसीडर्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। नाउ दिस इंफॉर्मेशन, आगे वो फर्दर उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड में बनी हुई इंफॉर्मेशन हो सकती है, और अदर इंफॉर्मेशन। और फिर दोनों की एग्जांपल दिए हैं। तो एग्जाम में आपको अगर 5 मार्क का शॉर्ट नोट पूछते, 4 मार्क का शॉर्ट नोट पूछते रहे ऑडिट एविडेंस के ऊपर, तो आपको ऑडिट एविडेंस का डेफिनेशन लिखना है, फिर लिखना है कि इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इंक्लूड्स अदर इंफॉर्मेशन। दोनों का एक एग्जांपल दे दो, आपका 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द सफिशिएंसी, this is sufficiency is a measure of quantity of audit evidence and appropriateness is a measure of quality of audit evidence. Sufficiency again depends on 3 things and appropriateness depends on 2 things.
Sufficiency depends on 3 things and appropriateness depends on 2 things. Sufficiency क्या है, देखो क्या पढ़ते हैं. The sufficiency is the measure of quantity of audit evidence. The sufficiency of audit evidence needed is affected by auditor's risk of material misstatement. माने कि जितना रिस्क ज्यादा उतना प्रोसीजर ज्यादा करोगे, उन प्रोसीजर की तरह एविडेंस ज्यादा चाहिए. तो जितना रिस्क ज्यादा उतना क्वांटिटी ऑफ एविडेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा. इट मींस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द सफिशिएंसी. सेकंड, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी. हाँ, जितनी अच्छी क्वालिटी के एविडेंस मुझे मिलते हैं उतना क्वांटिटी कम हो जाता है. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड द सफिशिएंसी, द अप्रोप्रिएटनेस एंड द सफिशिएंसी. एंड फाइनली उन्होंने क्वालिटी के एस्पेक्ट में ये बोला है कि अगर अच्छी क्वालिटी के एविडेंस हैं तो आपका क्वांटिटी कम हो जाता है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. मतलब कि बहुत क्वांटिटी लिया, दैट डजंट मीन कि क्वालिटी लेने की जरूरत नहीं है. सो गुड क्वालिटी कैन रिड्यूस द क्वांटिटी. आई एम रिपीटिंग, द गुड क्वालिटी कैन रिड्यूस द क्वांटिटी, बट हायर क्वांटिटी डजंट अश्योर टू बी अ गुड क्वालिटी. आप 10 घंटे पढ़ते हो, इट डजंट मीन कि अच्छा पढ़ा, बट अगर अच्छा 2 घंटा भी पढ़ा, so it is sufficient, right? वो अपने आप में sufficient हो जाता है. So that's the relationship between the quality and quantity, the sufficiency and the appropriateness, right? नीचे उन्हीं चीज को उन्होंने ओम, वो एक्चुअली है ना, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. मैं उसमें ऐसा है तो अपडेट भी कर दूंगा. अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी लिस्ट शेयर की है उसमें कुछ भी चीज में 21 की नहीं है. वो मैंने बैठ के स्पेसिफिकली सारा एनालिसिस करने के बाद जो दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है वही रखा है. सो देयर इज नथिंग दैट इज फॉर मी. अब मे का देखोगे ना तो वो पूरा अलग ही था, राइट? सो इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक जहां पे वो गलती से मैं लिख लिया है, अदरवाइज इट्स फॉर दिसंबर स्टूडेंट्स ओनली, राइट? ओके. सो देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सफिशिएंसी. एक, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, रिस्क, राइट? दूसरा, साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन. तीसरा, द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. एंड चौथा है मटीरियलिटी, राइट? सो मटीरियलिटी इज आल्सो अफेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस. अगर कोई चीज मटीरियल है तो उसके ऊपर ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे. अगर कोई चीज इमटीरियल है तो थोड़ा उसको ऊपर ऊपर से देख के जाने दोगे तो चलेगा, राइट? सो देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सफिशिएंसी: द risk of material misstatement, size and characteristic of the population, the materiality and the quality of audit evidence. Now coming back to the appropriateness. अभी appropriateness जैसे मैंने आपको बोला, it is basically the quality of audit evidence. Now the quality depends on the reliability and the relevance. Quality depends on the reliability and the relevance. Relevant deals with the logical connection with the purpose of the audit procedure and is affected by the direction of testing. तो relevance का मतलब होता है purpose. मेरा जो पर्पस है उसके तरह क्या ये चीज काम की है. मैं आपको बोलता हूं कि बैंक ऑडिट आपके सीए फाइनल में भी आता है, बैंक ऑडिट आपके इंटर में भी दिया है, राइट? क्या फाइनल वाला बैंक ऑडिट आपके लिए अभी रिलेवेंट है? नहीं, राइट? बिकॉज इट इज नॉट फॉर योर पर्पस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. तो रिलेवेंस डिपेंड्स ऑन पर्पस, राइट? सो पर्पस से रिलेवेंस पता चलता है. रिलेवेंट है तो ही क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो ही अप्रोप्रिएट है. So appropriate is equal to quality. Quality includes relevance as a criteria, and relevance is decided by the purpose of the audit procedure. Same way we are talking about the reliability. तो reliability में बोलते हैं is influenced by its source and nature. तो reliability 2 चीजों से influence होती है, उसका source कौन सा है, उसका nature कौन सा है. सेम में उन्होंने सोर्स के बेस पे और नेचर के बेस पे एग्जांपल भी दिए. टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस का एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि सोर्स की तरह 3 टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस है. सोर्स की तरह 2 टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस है, इंटरनल एक्सटर्नल. नेचर की तरह 3 टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस है, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंटरी. ध्यान रखना, ये 5 तरह के एविडेंस, देयर इज अ लेस चांस कि दे विल आस्क यू अ थ्योरी क्वेश्चन, दे विल गिव यू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दे विल गिव यू सम करेक्ट इनकरेक्ट, और बोलेंगे कि इसको कौन से तरीके का एविडेंस बोलते हैं. दे विल आस्क यू अ प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस. सो यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन अप्लाई इट एंड दे मे आस्क एनी क्वेश्चन. आपको पता चलना चाहिए, राइट? ओके. साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे इन्होंने बोला है कि जो रिलायबिलिटी है, कोई ऑडिट एविडेंस रिलायबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन बेसिकली 5 थिंग्स. 5 बातों के बेस पे हम रिलायबिलिटी डिसाइड करते हैं. कौन सी 5 बातें हैं? देखो, फर्स्ट, ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स. अगर आपने एविडेंस इंडिपेंडेंट सोर्स से लिया है, रिलायबल. अगर कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, रिलायबल. अगर ऑब्टेन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, रिलायबल, राइट?
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरल नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, रिलायबल। एंड फाइनली अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जेरोक्स है तो फैक्स नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो रिलायबल। तो नीचे दिए गए 5 केसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, रिलायबल, साथ साथ वो रिलेवेंट भी है, साथ साथ वो क्वांटिटी में भी है। तो अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, अब इसको ध्यान से सुनना, अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो वो पर्टिकुलर असर्शन वेरीफाई होगा, और अगर असर्शन वेरीफाई होता है तो हम बोलेंगे नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भी समझना ध्यान से, एट द एंड ऑफ द डे मैं कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करता हूं, सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए मैं सपोर्टिंग एविडेंस मांगता हूं। अगर मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं तो मैं बोलूंगा ट्रांजैक्शन वेरीफाइड। अगर ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गया तो मैं बोलूंगा नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं तो मैं बोलूंगा ट्रांजैक्शन नॉट वेरीफाइड, और अगर ट्रांजैक्शन नॉट वेरीफाइड तो मैं बोलूंगा मिसस्टेटमेंट। अगर बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट है तो बोलूंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो चैप्टर नंबर 11 की तरह मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। So whether you give a modified or unmodified opinion depends on whether first there is a misstatement or not, second whether there is a material misstatement or not, and whether there is a material misstatement or simply a misstatement, or it depends on whether the transactions can be verified or not. And to verify the transaction, listen to me carefully, to verify the transaction you need sufficient and appropriate audit evidence that is governed by SA 500. Clear? And give me thumbs up if you are clear, right? So that's about your SA 500. Moving forward, the second is 501, right? अच्छा, अभी ध्यान रखना, मैंने जब ये चार्ट बनाया था उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग उस टाइम पे इट वाज नॉट एज अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल, बट अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट हैज एडेड दैट आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि नए आपके सिलेबस की तरह सेगमेंट रिपोर्टिंग भी 501 का पार्ट है, और सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी डाला हुआ है, एंड यू मस्ट डू दैट सेगमेंट रिपोर्टिंग पार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल। तो अभी 501 बात करता है ऑडिट एविडेंस एंड दैट इज स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। 3 सिलेक्टेड आइटम का स्पेसिफिक कंसीडरेशन, माने कि स्पेसिफिक ऑडिट एविडेंस क्या है वो हमें समझना है। तो सबसे पहली आइटम है इन्वेंटरी, दूसरी आइटम है लिटिगेशन एंड क्लेम, और तीसरी आइटम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगर मैं इन्वेंटरी की बात करता हूं तो इन्वेंटरी की तरह, ऑडिटर की तरह मुझे उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना है। तो आई एम सपोज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी, आई एम सपोज टू चेक द कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। अभी ये एग्जिस्टेंस और कंडीशन मुझे तब देखना है व्हेन द इन्वेंटरी इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे छोटी मोटी इन्वेंटरी है तो वहां पे मैं इन्वेंटरी चेकिंग में नहीं जाता हूं, लेकिन जिनके यहाँ पे इन्वेंटरी मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके यहाँ पे मुझे इन्वेंटरी की तरह 2 बातें चेक करनी है, वन इज एग्जिस्टेंस, अदर इज कंडीशन। अच्छा, एग्जिस्टेंस की तरह क्या चेक करेंगे? तो एग्जिस्टेंस की तरह ये लोग बोलते हैं कि आपको 2 बातें चेक करनी है एग्जिस्टेंस कंडीशन की तरह। एक, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, जब उन लोगों का इन्वेंटरी काउंटिंग हो रहा है तब आपको वहां पे जाके अटेंड करना है और चेक करना है कि इन्वेंटरी जो भी बोली है वो सही है, राइट? वो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो गई। एंड सेकंड, उन्हीं चीज को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड से चेक करना है। तो उनके रिकॉर्ड्स ले लो, रिकॉर्ड से देखो कि कितना इन्वेंटरी का रिकॉर्ड बोल रहा है, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन जब होता है तो वहां पे जाके बैठ जाओ और देखो कि सच में उतनी इन्वेंटरी है कि नहीं है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड चेकिंग से मुझे 2 बातें पता चलेगी कि फर्स्ट, इन्वेंटरी सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और 2, जो एग्जिस्ट करती है उसकी कंडीशंस प्रॉपर है कि नहीं है। नाउ जो पहला पॉइंट है कि जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग में मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा, लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू द काउंटिंग व्हाट शुड आई डू? तो 4 बातें उन्होंने बोली है। काउंटिंग में वहां बैठे बैठे गेम नहीं खेलने का, काउंटिंग में वहां बैठे बैठे व्हाट्सएप या तो इंस्टाग्राम नहीं करने का, 4 बातें करने की। व्हाट इज टू बी डन? 4 थिंग्स। फर्स्ट, इवेल्युएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, राइट? जब मैनेजमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इवेल्युएट करो कि क्या वो सही गिनती गिन रहे हैं, 1 2 5 8 तो नहीं कर रहे हैं ना, तो सी देयर इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ऑब्जर्व मैनेजमेंट काउंट प्रोसेस, तो जब गिनते तो भी काउंट करो, कितने डब्बे गिन रहे, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, राइट? जरूरत पड़े तो थोड़ी चीजें इंस्पेक्ट कर लो, हाँ, गुलाब जामुन के डब्बे है तो थोड़ा खा लो। टेस्ट चेकिंग, सारे मत खाना। एंड देन परफॉर्म द टेस्ट काउंट, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे थोड़ा टेस्ट काउंट भी कर लो, आप खुद से भी गिनती कर लो। तो एक वो गिनती कर रहे हैं वो देखो, उनकी प्रोसीजर्स देखो, उनका काउंटिंग देखो, जरूरत पड़ी तो टेस्ट काउंट करो, और फाइनली कुछ चीजें जरूरत पड़ी तो खोल के इंस्पेक्ट करके भी देख लो कि सही है कि नहीं। So that's what you do when you go for the physical inventory counting. साथ साथ इन्होंने बोला कि इन्वेंटरी काउंटिंग पे जाने के टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने के। सो दिस आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर बिफोर गोइंग टू द इन्वेंटरी काउंटिंग।
इन्वेंट्री काउंटिंग में जाएंगे, हाँ, इट्स लाइक अ पिकनिक में जाना। obviously not as like that, but then it's like जब पिकनिक में जाते हैं तो भी तैयारी करते हैं ना, अच्छे कपड़े वपड़े लेके आते हैं। so that the same way you need to do certain pre planning thing, right? तो प्री प्लानिंग की तरह आप देख लोगे कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, उसका कंप्लीशन स्टेज क्या है, ओवरऑल रिस्क कितना है, इन चीजों के बेस पे मैं इन्वेंट्री काउंटिंग को मैनेज करता हूँ। देन देयर आर सम स्पेशल कंसीडरेशन दैट यू हैव टू कंसीडर, राइट, कि भाई अगर इन्वेंट्री मैं चेक कर ही नहीं पा रहा हूं तो क्या करूंगा, तो बोले ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर लो। सपोज मैं बोलता हूं कि इन्वेंट्री जो है वो थर्ड पार्टी के यहाँ पे है तो क्या करो, तो बोले उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। तो कुछ स्पेशल सिनेरियो में काउंटिंग के तरह क्या करने का उसकी बातें हैं। बट एक बात बड़ी समझ लेनी है, बड़ी जरूरी है, ऐसे 500 के तरह जिन एंटिटी में इन्वेंट्री मटेरियल पार्ट है वहां पे आपको फिजिकल काउंटिंग या तो अटेंडेंस करना मैंडेटरी है। दैट इज द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड आइटम कॉल्ड इन्वेंट्री। सेम वे सेकंड इज लिटिगेशन, राइट। जब मैं लिटिगेशन की बात करता हूं, केसेस हुए कंपनी में बड़े लेवल के केसेस चल रहे हैं कि मेरे को क्या पता, इसलिए लोग बोलते हैं कि कंपनी का जो एक्सटर्नल लॉयर है, लीगल काउंसिल है, उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, बीच में कोई नहीं रहना चाहिए, राइट। यू शुड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हिम एंड अंडरस्टैंड वेदर द लीगल केसेस आर देयर और नॉट। उसके लिए दो प्रोसीजर आपको बोली गई है। पहला आइडेंटिफाई, तो बोले 3 प्रोसीजर करके देखो कि मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम है कि नहीं है। 3 प्रोसीजर करके देखो, आइडेंटिफाई करो कि मटेरियल लिटिगेशन क्लेम और है कि नहीं है। और अगर आइडेंटिफाई होता है, सपोज पहले स्टेज पे हुआ ही नहीं तो खत्म कर दो, लेकिन अगर आइडेंटिफाई होता है तो देखो क्या लिखा है, इफ आइडेंटिफाइड सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अगर आपको पता चलता है कि कंपनी ने ऐसे कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सके, ऐसे लिटिगेशन क्लेम है जो आपसे छुपाए थे, आपको उसके बारे में थोड़ी बातें पता चली, तो डायरेक्टली उससे क्या करो, कन्फ्रंट करो, राइट। और ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम करेंगे दैट वी विल डू थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी, राइट। और अगर हम ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो देन वी विल डू दी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स या तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। सेगमेंट रिपोर्टिंग के तरह आपका डिस्क्लोजर इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट दैट वी सी। और डिस्क्लोजर के तरह क्या बातें ध्यान में रखनी है वो आपके मॉड्यूल में, नए मॉड्यूल में मई 21 ऑनवर्ड या तो मई 20 दिसंबर 21 या तो जो भी आपका नया मॉड्यूल दिया है उसमें वो चीज इंक्लूड की गई है। मेरी सेपरेट बुक में भी मैंने इंक्लूड की गई कि कौन से पेज पे नए नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। यू मे गो थ्रू द सेम, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू 505। अभी आपका ऐसे 505 है, दैट्स अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वेरी सिंपल स्टैंडर्ड, बट ये चैप्टर नंबर 3 में जितना पूछते हैं ना उससे ज्यादा इसके पूछने के चांस चैप्टर नंबर 9 में है, राइट। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में बहुत सारे अलग अलग असर्शन ऐसे हैं जिनको वेरीफाई करने का वन ऑफ द मेन प्रोसीजर इज टू हैव एक्सटर्नल कंफर्मेशन, right? So external confirmation can be asked as a theory question, just like some of the question from the external confirmation, or they will give you a practical question of chapter number 9, where one of the procedure to verify that particular assertion must be the external confirmation. तो दोनों कॉन्टेक्स्ट से उसको याद रखना है। तो पहले ये समझ लो, आप ऑडिटर के तरह सबसे पहले तो ये डिसाइड करोगे कि क्या मुझे किसी असर्शन को वेरीफाई करने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि नहीं बिना कंफर्मेशन भी काम हो जाएगा तो स्टॉप, खत्म करो, निकलो यहाँ से, 505 की जरूरत ही नहीं। बट इफ यू फील, इफ यू बिलीव दैट कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यस, देन मैनेजमेंट को पूछो कि मुझे, और वेदर परमिशन लो, राइट। ask the management to give you a general a blanket permission, not with respect to a particular party, but a blanket permission to ask any of the customer or receivable or payable of the company, right? तो आप एक blanket approval उनके पास से मांगते हो। blanket मतलब overall gross approval, right? अभी दो सिनारी हो सकते हैं। जब मैनेजमेंट से मैंने अप्रूवल मांगी तो इधर दे विल गिव दी अप्रूवल और दे विल नॉट गिव दी अप्रूवल, राइट। अगर वो लोग अप्रूवल दे देते हैं, बिंगो, राइट। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, ECP। अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो अगर ये बंदे यहां मना कर रहे हैं, इसका मतलब कहां क्या उन्होंने गलत किया होगा, राइट। सो इन दैट केस वी विल बेसिकली यू कैन से काइंड ऑफ री-इवैल्यूएट द ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि अभी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, इन लोगों ने मना कर दिया। जो लोग कंफर्मेशन देने से मना कर रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब मैंने जो ओवरऑल रिस्क असेसमेंट किया था उसको मैं रिकैलकुलेट करूंगा, रिकंसीडर करूंगा। अच्छा, अभी ECP होता है तो क्या, तो लोग बोलते हैं 4 बातें ध्यान में रखो। सबसे पहला डिसाइड करो इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, आप बोलो मेरे को रिसीवेबल कंफर्म करना है।
फिर डिसाइड करो पार्टी टू बी कंफर्म, तो आप बोलोगे रिसीवेबल में 50 पार्टी है जिसमें से मैं ये 3 पार्टी से कंफर्म करूंगा। थर्ड, डिजाइन द रिक्वेस्ट, तो फिर उसको लेटर लिखना पड़ेगा। हाँ, तो उसको लेटर लिखना पड़ेगा, तो उसका पूरा डिजाइन करो, क्या इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, कौन सा असर्शन आप वेरीफाई करना चाहते हो, राइट, उसको सारी चीजें भेज दो। तो देन सेंडिंग, और अगर वो रिप्लाई देता है बिंगो, नहीं देता है तो फॉलो अप लो, राइट। तो सेंडिंग एंड फॉलो अप, तो 4 बातें आपको ईसीपी में करनी है। हेलो, 4 बातें आपको ईसीपी में करनी है। कौन सी 4 बातें? इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म, पार्टी टू बी कंफर्म, डिजाइन द रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड टेकिंग द फॉलो। अच्छा, चलो ये 4 बातें हमारी होगी, राइट। अभी जब ये 4 बातें हमारी होगी तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। ये रिस्पॉन्स हमको मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स, राइट। इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्स। इफ यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, राइट, इफ यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, तो उसमें भी 2 बातें हो सकती है। रिस्पॉन्स के तरह हमारी कंपनी ने, एंटिटी ने जो बोला था और थर्ड पार्टी ने कंफर्मेशन में जो बोला, दोनों मैच हुआ, ग्रेट, स्टॉप करो यहाँ पे। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि एंटिटी ने जो बोला और रिस्पॉन्स जो मिला वो मैच नहीं हुआ, राइट, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। Exception simply means that the information that we wanted to confirm is differing from the information given by the entity. So entity is saying कि 12 लाख रुपए के रिसीवेबल है, उस बंदे ने बोला 12.5 लाख के रिसीवेबल है, तो दोनों में जब डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। एंड इंस्टीट्यूट बोलता है, ऐसे 505 बोलता है कि wherever there is a exception, investigate डिफरेंस किसकी वजह से आया, क्या वो गलत है कि ये गलत है, ये गलत है तो मॉडिफाई करो, वो गलत है तो इंक्वायरी करो कि उन्होंने गलत क्यों भेजा, राइट। देन रिफ्यूजल टू अलो, इसके ऊपर केस स्टडी है, मैंने सेपरेट बुकलेट जो बनाई है उसमें ये केस स्टडी, चैप्टर के नंबर, स्टैंडर्ड के नंबर की तरह सारे केस स्टडी इंक्लूड किए हैं, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग से आ सकता है। अगर मैनेजमेंट मना करेगा तो क्या करो, मना करे तो 3 बातें करो। एक तो इंक्वायर करो क्यों मना किया, मतलब क्या हुआ, उनको क्या तकलीफ क्या पड़ेगी, राइट। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन, तो मैंने बोला अभी इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन आएगा वो देखो। एंड देन फाइनली थर्ड इज परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हो पाती है, अगर आप वेरीफाई कर पाते हो, वेरी गुड। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं हो पाती है तो कंफर्मेशन मेरे को लेना था, मना कर दिया। दूसरी कोई प्रोसीजर मेरे को करनी है, हो नहीं पा रही है। कंफर्मेशन मेरे को लेना था, मना कर दिया। दूसरी कोई प्रोसीजर करनी है, हो नहीं पा रही है। In a way, I am not able to obtain sufficient appropriate audit evidence. And if I am not able to obtain sufficient appropriate audit evidence, it means there is a misstatement. If the volume, if the quantum is bigger, you will say material misstatement. And if there is a material misstatement, you will modify the opinion. So the final implication of not getting the external confirmation can be modified opinion, right? तो यहाँ पे आपको दिखा गया है modify the opinion. चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये डिजाइन ऑफ रिक्वेस्ट और अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके ऊपर एमसीक्यू या तो करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है। 2 बार इन्होंने सिंपली टर्म्स भी पूछी हुई है, तो ओरिजिनल चार्ट बुक में आपको ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अलग से मैंने दी हुई है। देन वी हैव इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सो दिस इज आवर ऐसे 520 व्हिच इज अबाउट द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है जब आपका फर्स्ट टाइम ऑडिट है, इधर योर, सो इन एनी वे इट्स योर फर्स्ट ऑडिट, राइट। या तो ये हो सकता है कि किसी और का ऑडिट था और आपको अभी मिला, या तो ये होगा कि पहला ही कंपनी का ऑडिट है और आपको मिला। इन अ वे इफ इट इज योर फर्स्ट ऑडिट तो इसको बोलेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इंस्टीट्यूट बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब अपना फर्स्ट टाइम है, तब आपको पिछले साल का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग है, उसको कंपल्सरीली मैंडेटरीली चेक करने का। अभी जब मैं बोलता हूं कि पिछले साल का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग है उसको कंपल्सरीली मैंडेटरीली चेक करने का, तो क्या चेक करने का? फर्स्ट, व्हाट इज टू बी डन? ओपनिंग बैलेंस इज टू बी चेक्ड। सेकंड, हाउ इट इज टू बी चेक्ड? 2 बातें। ओपनिंग बैलेंस में पहला ये चेक करो कि कहीं ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, मतलब कि गलत तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है ना। पहला ये चेक करो कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना। और दूसरा ये चेक करो कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी, पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसी और इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ AS1। AS1 बोलता है कि देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, one is a consistency, right? So I have to ensure that whatever accounting policies have been complied in the previous year, the same have been continued in the current year. Either the same have been continued or the proper disclosure with relating to the change in accounting policy have been made. तो आपको मेक श्योर करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और दूसरा, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो बेसिकली आप जो बोलते हो ना कि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स किए है कि नहीं किए, वो आपको क्या करना है? चेक करना है। इसमें 510 में रिपोर्टिंग वाला अगेन एक पार्ट इन्होंने चैप्टर नंबर 3 में एडिशनली ऐड किया है।
मेक श्योर करना, मैंने मस्ट क्वेश्चन की लिस्ट में ही दिया है वैसे तो, पर जितना भी नया टॉपिक May 21 ऑनवर्ड ऐड किया गया है वो सब आपके लिए जरूरी है। इंस्टीट्यूट कोई चीज को अलग से बाद में जाके ऐड क्यों करेगी? 5 अटेम्प्ट होने के बाद इंस्टीट्यूट कोई चीज को मॉड्यूल में क्यों ऐड करेगी? बिकॉज दे फील इट्स नेसेसरी, एंड व्हेन दे फील इट्स नेसेसरी दे विल आस्क क्वेश्चन आउट ऑफ इट। हेलो, आर यू ऑल विद मी? So it is your responsibility, duty to do that particular task and read all the new topics. You should have that handy list, you should revise that, you should do it properly, right? अभी ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो बोले 4 प्रोसीजर कर लो। कौन से 4 प्रोसीजर? पहला देखो कि प्रायर पीरियड की जितनी भी बैलेंस थी वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है। दूसरा देखो कि ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी देखते थे, यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो चेक कर रहे हो आप। तीसरा, ऑब्टेनिंग एंड स्टडीइंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर, तो पूरा अगले साल का ऑडिटेड रिपोर्ट और सब ले लो, राइट? और अगर इस साल की प्रोसीजर के तरह कुछ बातें आपके ध्यान में आती है जो ये सजेस्ट करती है कि ओपनिंग बैलेंस में डिटेल में जाके चेक करना चाहिए, तो वो बातें देख लो। अच्छा, ये दोनों ही का अगर आंसर ये आता है, सपोज आपने इस साल का ओपनिंग बैलेंस चेक किया, ये चेक करने का पर्पस ये था कि आप देखें कि कहीं ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और अगर एंड रिजल्ट की तरह आपको पता चलता है कि हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या करोगे? मॉडिफाई करो। अच्छा, आपको देखना था कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो की है कि नहीं की है, और कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं की तो डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपको पता चलता है कि ना डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ना डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो क्या करो? मॉडिफाई करो। सो दो पर्पस चेक करो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, चेक करो जरूर डिस्क्लोजर दिए कि नहीं दिए। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है मॉडिफाई करो, अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है मॉडिफाई करो, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है स्टॉप करो, अगर बेसिकली प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिए स्टॉप करो। सो रिपोर्टिंग विल कम when the answer to these is yes, the reporting will come when the answer to this is no, and then you will basically modify the opinion according to the scenario. तो क्वालिफाइड आएगा, मॉडिफाइड आएगा, क्या भी जो भी आएगा वो आप उसके बेस पे चेक करोगे। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एसे 510। हार्दिक, न्यू टॉपिक का लिस्ट मैंने ऑलरेडी वो जो पूरी नोटबुक रखी है ना उसमें है हार्दिक, इट इज देयर। यहां से भी आप देख पाओगे जहां पे मैंने एलडीआर की पूरी नोटबुक बनाई है, आई मेड दैट एलडीआर नोटबुक, जिसमें क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक, सारे डेफिनेशंस, सारे लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ है। इट्स लाइक 50 पेज बुक व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग, राइट? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू एसे 550 व्हिच इज बेसिकली द रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में अगेन एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, राइट? तो मैं पिछली बार तक स्टूडेंट को बोलता था कि रिलेटेड पार्टी की तरह सिर्फ इंस्टीट्यूट ने अधूरा रख के छोड़ दिया है, जहां पे ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हो उसकी बातें नहीं है। बट इस बार के नए मॉड्यूल में उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करना, मतलब दे कंप्लीटेड 550 पूरा अभी आपको दिया है, एक पार्ट अभी भी नहीं दिया है, बट देन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द 550 हैव बीन कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। तो चलिए पढ़ते हैं 550। सबसे पहले तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन समझनी है, तो अदर स्टैंडर्ड में जो दिया है आप वो भी ले सकते हो, एस 18 है उसकी तरह आप रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ले सकते हो। 3 मेजर क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम रिलेटेड पार्टी डिसाइड करते हैं। दूसरा आपको जो समझना है, जो मेजर चंक आपको यहाँ पे समझना है, दैट्स अ रिलेटेड पार्टी जो है ना उसके तरह सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि रिलेटेड पार्टी की तरह दो चीजें हो सकती है, इधर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर एट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इफ इट इज एट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ किया गया बिजनेस या तो किया गया ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इसका मतलब उसमें हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मतलब दैट इज नॉट समथिंग दैट आई शुड वरी अबाउट। But if the related party transaction and relationship are such that which is not at a normal course of business, उन्होंने उसको कुछ एग्जांपल दिए हैं, then that contains a higher risk of material misstatement, और मुझे ऐसे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है और रिस्पॉन्ड करना है। मुझे ऐसे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली चीजों को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है और रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन 1 उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे करोगे? क्वेश्चन 2 उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? वो दोनों के ऊपर सेपरेट टॉपिक और क्वेश्चन आपको मटेरियल में मॉड्यूल में दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना, ये लोग बोलते हैं कि जनरली रिलेटेड पार्टी की जब बात आती है तो रिलेटेड पार्टी की तरह हमारा ओवरऑल इनहेरेंट लिमिटेशन जो बढ़ जाता है। तो अगर कुछ केस में मैं रिलेटेड पार्टी की तरह सारी चीजें चेक नहीं कर पाता हूं तो इसमें मेरी कोई गलती
नहीं है, because there is an inherent limitation and there is even a higher inherent limitation when it comes to the related party transaction, right? So that's all about related party transactions. Moving forward, we have ऐसे 560, that's about the subsequent event, right? Subsequent event का मतलब होता है the event that is occurred between, hello, event that is occurred between the date of financial statement, between the date of financial statement to the auditor's report, or the fact, या तो event या तो fact, or the fact which is known after the auditor's report. तो event ये वाले पीरियड में होनी चाहिए, ये दो रेड के बीच की इवेंट होनी चाहिए, या तो इस इवेंट के बारे में पता, फैक्ट आपको बाद में पता होना चाहिए, राइट? बट द इवेंट हैज टू बी बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके ऑडिटर की रिपोर्ट तक जितनी भी इवेंट होती है वो सारी इवेंट आपको पता है, आपको पता नहीं है, वुड बी कंसीडर्ड एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट, राइट? अभी इन इवेंट्स के तरह आपकी दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसको मैं ना जनरली अपनी तरीके से पीरियड 1 बोलता हूं, तो आई कॉल इट इज पीरियड 1, राइट? और पीरियड 1 की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? पीरियड 1 की तरह आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहला तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कोई इवेंट जो AS4 में कवर्ड है, हेलो आई एम रिपीटिंग, ऐसी कोई इवेंट जो AS4 में कवर्ड है वो हुई है कि नहीं हुई है. सो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई by doing 4 procedures. Step number 1, identify by doing 4 procedures whether such events are there or not. If such events are there, if identified, step number 2, if such events are there, if identified, तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि कंपनी हैज कंप्लाइड विद AS4. इट मींस द एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैव बीन एडजस्टेड एंड द नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड. एग्जिस्टिंग इवेंट हैव बीन एडजस्टेड एंड नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड. अगर ये एडजस्टिंग इवेंट एडजस्ट नहीं किया है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप मॉडिफाई करोगे. तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करो कि AS4 वाली इवेंट है कि नहीं है. स्टेप नंबर 2, अगर आइडेंटिफाइड होता है तो मेक श्योर करो कि कंपनी AS4 को फॉलो कर रही है. और स्टेप नंबर 3, अगर कंपनी फिर भी AS4 को फॉलो नहीं कर रही है तो उसको मॉडिफाई करो, राइट? अगर फैक्ट आपको बाद में पता चलते हैं, माने कि पीरियड 2 और पीरियड 3 की बात है, अगर इवेंट के बारे में आपको बाद में पता चलता है, माने कि पीरियड 2 और पीरियड 3 की बातें हैं, देन इन सच केस जनरली आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया. जनरली ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू एनी इवेंट दैट अकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ ऐसी इवेंट होती है जिन इवेंट के बारे में अगर मुझे पहले चला होता तो मेरा ओपिनियन बदल जाता. तो जब इस इवेंट के बारे में मुझे अभी पता चलता है तो उनके रिलेटेड मुझे कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी. कुछ प्रोसीजर में 2 पार्ट में प्रोसीजर है, जहां पे पहले पार्ट की प्रोसीजर यहाँ पे इंक्लूड की गई है और दूसरे पार्ट की प्रोसीजर इंक्लूड नहीं की गई है. पहले पार्ट के तरह मुझे मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ता है कि अगर ऐसी कोई इवेंट हुई है जो मेरे रिपोर्ट के बाद मुझे पता चलती है, फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट पीरियड 2 पीरियड 3, fact known to the auditor after the auditor's report period 2 period 3. So in that case auditor has to ensure that he discuss with the management and ensure कि whether is management is ready to make the disclosure or not. क्या management इसके related disclosure देने के लिए ready है या नहीं है. So 3 बातें हैं यहाँ पे, discuss with the management whether the financial statement needs amendment or not, and inquire how management intends to address the matter. अगर मैनेजमेंट उसको एड्रेस कर रहा है तो मेरा काम कम हो जाता है. अगर मैनेजमेंट उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, इन दैट केस माय वर्क वुड बी ऑन द हायर साइड. आर यू ऑल विद मी, राइट? सो दैट्स योर ऐसे 560. मैं 3 अटेम्प्ट से 570 के बारे में बोल रहा हूँ. इस बार कंफर्म 570 आना चाहिए. 570 इज अबाउट द गोइंग कंसर्न, राइट? गोइंग कंसर्न में अमेंडमेंट्स भी है. सो देयर इज अ फेयर चांस कि दे विल आस्क यू गोइंग कंसर्न. Even I'm not saying it will ask in next attempt. I am definitely sure that this time there will be a question on going concern, right? तो going concern के तरह आपको 3 बातें याद रखनी है. सबसे पहला तो there are event and condition that cast a significant doubt. The important word here is a significant doubt. Event and condition that cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. और उसके तरह 3 इवेंट है. कुछ फाइनेंशियल इवेंट हो सकते हैं, कुछ ऑपरेटिंग इवेंट हो सकते हैं, कुछ अदर इवेंट हो सकते हैं. These are just conditions. समझना, these are just conditions. It means in a way कि these are indicators. ऐसी कोई इवेंट हुई है, इट डजंट मीन कि फ्रॉड हुआ होगा, इट डजंट मीन कि कंपनी बंद हो जाएगी. ऐसी कोई इवेंट हुई, इट सिंपली मींस कि देयर इज अ चांस दैट कंपनी मे नॉट कंटिन्यू because there is a chance I have to go for additional procedure, because there is a chance I have to do extra procedures and make sure that actually the going concern is there or not, or to ensure whether the assumption of going concern is there or not.
तो पहले ये 3 चीजों को समझने से पहले ये, या तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, पहले ये 3 चीजों को समझ लेने से मुझे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डाउट है या नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन, ये 3 जो अलग अलग आपको कैटेगरी दी है, वो कैटेगरी की तरह कुछ बातें मुझे पता चलती है और मुझे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डाउट है, मतलब देयर इज अ डाउट, तो आप स्टेप नंबर 2 में आओगे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट, तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में आओगे। और जब आप स्टेप नंबर 2 में आओगे तब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करोगे। आप क्या करोगे, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। और ये ऑडिट प्रोसीजर करने का मेन इंटेंशन ये है टू चेक whether the material uncertainty exists. Now understand. आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिलेटेड एक नया टॉपिक ऐड किया गया है कि जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तब उसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तब उसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। लिख के रख लो, क्वेश्चन आने वाला है। There will be a question from SFI 70. There will be a question on reporting from SFI 70. It is into the public domain and I'm saying that, right? सो मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। उसके तरह आप मैनेजमेंट से सारा इंक्वायरी करोगे और मैनेजमेंट की से इंक्वायरी करने के बाद, मैनेजमेंट के प्लान्स को समझने के बाद, मैनेजमेंट के ओवरऑल इंटेंशंस को समझने के बाद आप कंक्लूजन करोगे कि वेदर द मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट और नॉट। और अगर आपको लगता है कि मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, डाउट भी था, and now you are coming to a conclusion that the material uncertainty is also there. If you conclude that the material uncertainty is also there, in that case you will perform even few more procedures to finally come to a conclusion. You will perform even few more procedures to finally come to a conclusion. Step number 3, to make sure that the going concern assumption is appropriate or not. And at the end, if the going concern assumption is appropriate, stop. At the end, if the going concern assumption is appropriate, stop. But because you came from step number 2, the uncertainty was there, make appropriate disclosure. So don't modify, don't modify, but make appropriate disclosure. लेकिन ये बाकी की प्रोसीजर करने के बाद भी आपको लगता है कि देयर इज नो गोइंग कंसर्न और द गोइंग कंसर्न असम्पशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो सिंपली आपको मॉडिफाई करना है, कोई चांस नहीं है। रेदर आप उसमें एडवर्स ओपिनियन में चले जाओगे, बिकॉज गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इफ इट इज नॉट देयर, इट मींस it's the company is at huge risk, right? Or I as an auditor need to like kind of share it to the shareholders, right? So that's all about your 570. Step number 1 देखोगे significant doubt है कि नहीं, step number 2 देखोगे material uncertainty है कि नहीं, step number 3 देखोगे going concern का assumption valid है कि नहीं, step number 4 जरूरी रिपोर्टिंग, uncertainty के related रिपोर्टिंग, going concern ना होने पे रिपोर्टिंग, ना होने पे आप एडवर्स ओपिनियन दोगे, अनसर्टेन होने पे आप जनरल डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग में करोगे। Then finally coming to the last, this is one of the longest session, नहीं सिंपली मैं समराइज कर रहा हूं। आप देखो, आपको इससे ये भी समझ में आएगा कि लास्ट टाइम भी इसको पढ़ने में कितना टाइम जाएगा। मैं सिंपली इसको समराइज वर्जन में चार्ट में से पढ़ रहा हूं तो भी इट्स टेकिंग माय 1 hour. It's a huge chapter. Yesterday also it was a huge chapter, right? Now the 5 is a written representation, is a simple standard, but इसमें अगेन 3 टॉपिक नए ऐड किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 is the chapter where the highest number of additions are there in a new material. तो चैप्टर नंबर 3 के तरह ये लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कुछ चीजें मैं मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेता हूं। जब ऑडिटर की तरह कुछ चीजें मैं मैनेजमेंट से लिखवा के लेता हूं, उसको बोलेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, रिटन रिप्रेजेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है जहां पे लोग बोलते हैं कि रिटन रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस। हेलो, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस, बट दे आर नॉट सफिशिएंट एंड appropriate audit evidence to conclude on itself. सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, ध्यान रखना, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेस पे मैं कंक्लूजन दे सकता नहीं हूं। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेस पे मैं कंक्लूजन दे सकता नहीं। ऊपर से इन एडिशन टू दैट इंस्टीट्यूट तो ये बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, इससे मेरी प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डजंट अफेक्ट माय ऑडिट प्रोसीजर, or I am not taking the representation to reduce my audit procedure, right? Whether I am taking the representation or I am not taking the representation, my procedure remains same. I am just taking the representation to bind the management, but not to reduce my procedure. I am repeating, I am taking the representation to bind the management and not to reduce my procedures, right?
फिर लोग बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव किससे लेने का, तो बोले मैनेजमेंट से लेने का, और ऐसा बंदा जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे लेने का। फिर लोग बोलते हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्स और उसमें क्या क्या चीजों के लिए रिप्रेजेंटेशन लेने का, तो एटलीस्ट ये बात लिखवा के लेने का कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये दो बातें तो एटलीस्ट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की तरह लिखवा के लेने की। दैट्स ऑल अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 5 मेजर टॉपिक, एक दो छोटे मोटे टॉपिक और ऐड किए गए हैं, 7 मेजर टॉपिक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ही लेना चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली कौन सी बातों के रिलेटेड लेंगे, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू एसए 580। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने कितनी बातें डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया the part 1 that we discussed was ऐसे 230, फिर हमने दूसरा स्टैंडर्ड डिस्कस किया ऐसे 500, राइट। फिर तीसरा स्टैंडर्ड डिस्कस किया 501, फिर चौथा स्टैंडर्ड डिस्कस किया 505, फिर पांचवा स्टैंडर्ड डिस्कस किया 510, फिर छठा स्टैंडर्ड डिस्कस किया 550, राइट, रिलेटेड पार्टी वाला। फिर हमने सातवां स्टैंडर्ड डिस्कस किया 560, फिर हमने आठवां स्टैंडर्ड डिस्कस किया 570, फिर हमने 9th स्टैंडर्ड डिस्कस किया 580, एक और 10th नंबर का स्टैंडर्ड इसमें है 330। बट 330 अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे डिस्कस किया गया है, तो मैं जनरली चैप्टर नंबर 3 के टाइम पे 330 का इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। 330 में दो मेजर पार्ट है, एक मेथड्स जो है ना चैप्टर नंबर 3 में 330 की तरह वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप कर देना। और 330 की तरह एक होता है टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करना, दूसरा होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टीओडी। टीओसी की ज्यादा बातें चैप्टर नंबर 4 में है, एनालिटिकल प्रोसीजर की ज्यादा बातें चैप्टर नंबर 8 में है, एंड बेसिकली टीओडी की तो सारी बातें चैप्टर नंबर 9 में है, राइट। सो दैट्स द चैप्टर नंबर 3 का ऐसे 330, दैट्स अ रिस्पांस टू द ऑडिट रिस्क। इन शॉर्ट 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, right? I hope you people are getting value out of it. राज, सब्सटेंसिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शन लेवल जो चेकिंग करते हो, देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप कंट्रोल्स का ओवरव्यू लेते हो, तो आप वहां पे एक भी ट्रांजैक्शन तो चेक कर ही नहीं रहे हो कि 50,000 का सेल हुआ, 22,000 का परचेज हुआ या तो 20,000 का एक्सपेंस हुआ, उन्हीं चेक करते हो। आप उस टाइम पे सिस्टम्स देखते हो। तो कंट्रोल टेस्टिंग या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली सिस्टम चेकिंग, जबकि सब्सटेंसिव प्रोसीजर बेसिकली ट्रांजैक्शन चेकिंग। ट्रांजैक्शन चेकिंग को हम दूसरी लैंग्वेज में सब्सटेंसिव प्रोसीजर बोलते हैं, माने कि डिटेल चेकिंग। सब्सटेंसिव माने डिटेल चेकिंग, राइट। पर वो डिटेल इज अ नॉर्मल वर्ड, हम ऑडिट में उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर की तरह हम दो बातें करते हैं। देयर आर टू थिंग्स दैट वी डू इन अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। पार्ट 1 of the substantive procedure is basically the analytical procedure, and part 2 of the substantive procedure is basically the test of detail. Analytical procedure के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 8 है, and test of detail के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 combinedly is called as a substantive procedure. Thank you. So that's the end of our very important chapter, right? I'm keeping it over here. Thank you. Namaste.